नमस्कार। आज की हमारी प्रस्तुति है नाटक गगन दमामा बाज्यो। इस नाटक के लेखक हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमान पीयूष मिश्रा जी। नाटक का निर्देशन किया है जनाब अंकुर बशर ने। नाटक का संगीत किया है जनाब मनोज थापर ने। नाटक की लाइट्स करी हैं जनाब साधनिक ने। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ये सभी लोग ग्रेजुएट हैं। नाटक शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लें अथवा शांत मुद्रा में कर लें। एक बार पुनः विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स को स्विच ऑफ कर लीजिए। तो लीजिए आज की हमारी प्रस्तुति शूलिनी यूनिवर्सिटी और शूलिनी क्रिएटिव स्टूडियोज की तरफ से नाटक गगन दमामा बाज्यो।
से देखी है? याद नहीं आता। दरअसल बातें पुरानी हो चली, बातों के साथ तारीखें पुराने हो चले, तारीखों के साथ इतिहास पुराना हो चला और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति इतिहास के गुलाम नहीं होते, वो तारीखों के गुलाम नहीं होते। इतिहास को हम किताबों पर छपी इबारतों के जरिए जानते हैं। व्यक्ति को जानने के लिए स्मृति के दरवाजों पर पड़ी एक ठकठकी काफी है। तो अपनी स्मृति के दरवाजे को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, एक तो याद नहीं और दूसरा इस शरीर में इतनी ताकत भी नहीं कि जरूरत से ज्यादा जोर डालकर सोच सकूं। तकलीफ होती है। आप तकलीफों से कब से प्रभावित होने लग गए? तकलीफों से प्रभावित होना इंसान का स्वभाव होता है और उसका जिंदा रहना भी इसलिए जरूरी है कि मरकर वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि तकलीफें उन्हें कितना प्रभावित करती है और कितना नहीं। वो फैज अहमद फैज का शेर पढ़ा है। बताइए कौन सा? कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, कि दर्द इतना था कि हर हद से गुजरना चाहा, और जब याद की खोई उन शम्मों में कहीं नजर आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल ने ठहरना चाहा। एक शेर तो मुझे भी याद है। कौन सा? वतन की आबरू का पास देखे कौन करता है, सुनाए आज मक्तल में हमारा इम्तिहा होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। कौन हो तुम? ये गुमनाम शायर का शेर है। मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 1965 चल रहा है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में बैठ के मुझे याद आ रहा है कि ये शेर आज से ठीक 40 साल पहले जब्त कर लिया गया था, लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं कानपुर में था, मैं आगरा में था, मैं पटना में था, मैं दिल्ली में था और हाँ, मैं लाहौर में भी था। किस वक्त की बात कर रहे हो? 1919 की 13 अप्रैल की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मनी थी, जिस दिन एक बाप चीखा था, एक बच्चा चिल्लाया था और जिस दिन लाहौर के लायलपुर जिले के गांव बंगा में अपनी कटी हुई फसल देखकर एक मां बिफर कर बोली थी, जिस बैसाखी की शाम मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माएं अपनी आंखों में सुर्खी पोते वाहे गुरु जी की नगरी अमृतसर की ओर निगाहें करके बैठी होंगी, जहां कटी है हमारी फसल, जहां उजड़ गए हैं हमारे खेत, जहां वीरान हुई है हमारी बैसाखी, उस चलिया के बाग में जिसकी मिट्टी को आज सुबह मेरे मुल्क के बच्चों के खून से रिस-रिस के रंग दिया गया, रिस-रिस के। होगा कि हमारे महात्मा, करती हूँ मैं अपने बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, फेंकती हूँ इनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी गोद में, ले जाओ इन्हें और बतला दो उन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज कुछ और ही होगा। ये लाहौर नेशनल कॉलेज है। 1921 के इस चलते हुए हिंदुस्तान में तो यहाँ क्या करने आया है? जी वही जो आप करने आए हैं, पढ़ाई। अच्छा, बहुत जुबान चलती है तेरी। सीनियर हूँ तेरा, रैंकिंग देगा? जी। मंगल पांडे के बाप का नाम बतला। जी पता नहीं। माननीय महामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बतला। जी वो भी पता नहीं। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के सबसे
घटिया आदमी का नाम बतला। जनरल डायर। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के सबसे महान आदमी का नाम बतला। महात्मा अभी तक आया नहीं। तू कुछ बोलने वाला था? हाँ, एटीज। मैं महात्मा गांधी बोलने वाला था। तो आदमी पसंद आया, खूब घुटेगी। मेरा नाम सुखदेव है, सुखदेव थापर। मेरा नाम भगत सिंह है, भगत सिंह संधू। ये बात कब की है? कल शाम की। कितने लोग थे? वो तो अकेला ही था, दूसरी तरफ 4-5 से। चोट काफी आई? हाँ, लगी तो है। मैंने आज सुबह डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा तो बिफर गया कि सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा और प्राइवेट में जाने के पैसे नहीं है, इसलिए ऐसे ही चलने दो। साला उल्लू का पट्टा है। उस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद हुए आज 1 साल होने को है। अब सरकारी अस्पताल जाने में क्या दिक्कत? साले अंधों की लड़ाई लड़ोगे। और तुम सब लोग कहाँ थे? प्रोग्राम तो हमारा भी था जाने का, सुबह से ही तुझे ढूंढ रहे थे, तू मिला ही नहीं। लेकिन फिर शाम को ही लाला जी ने मीटिंग बुला ली। परसों बड़े चौक पर वायस राय का पुतला जलाया जा रहा है और जुलूस भी निकलेगा, इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए। रात को मालूम पड़ा वहां झगड़ा हो गया। तू कहाँ चला गया था? बेबी जी की तबीयत खराब, एकदम जाना पड़ा। वापसी की सवारी नहीं मिली, इसीलिए सुबह आया। लेकिन तुम लोग मालूम तो कर लेते कि कहाँ के थे। सालों से बाद में नहीं बदले थे। अरे वो तो मालूम पड़ ही गया है, ऑफिसर से इनके साहबों के लौट है। लेकिन अब तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने एफआईआर लिखवा दी है, उल्टा उसके ही खिलाफ। अभी कुछ भी करेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा। अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे और क्या बढ़ेगा? और बढ़ेगा तो निपट लेंगे। लेकिन ये मुइन है कहाँ? आपसे मिलने आया था क्या भगवती भाई? हाँ, मिला था, लेकिन एकदम ही गायब हो गया। अब तो बस मैं तुझसे कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा, एक लाइन में जवाब दे। बोलोगे नाम? नाम 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 बोल। जिम ग्रे, स्टीवन ग्रे और बाकी दो को मैं जानता नहीं। ये ऑफिसर लेन के डेविड कैन के लौंडे तो नहीं? हाँ। ठीक, सुख थाने में एफआईआर, बाकियों के नाम तो दर्ज हो गई। 3 लोग ही काफी है। और की स्टिक ले लेना, बाकी हाथ पैर। ये साले रात को क्लब से लौटते ना दारू वारू पी के, पीपल मीनार के नीचे पहुंचा देना। ठीक। और देखना इनकी गाड़ी का एक भी कांच सलामत न रहे, उस पर बहुत नाज है ना इन्हें। समझ गया। लेकिन पूरी बात तो सुन ले यार। हो सकता है गलती इसी की रही हो। मेरी गलती। मैंने ख्यारू को बचाया, वो मेरी गलती थी। मैंने उसकी बहन और बीवी को बचाया, वो भी मेरी गलती थी। साले अब बैठ के बकवास कर रहा है, वो चोरी मारने में तेरे दम निकल रही थी। अरे तुम मुझ पे क्यों चढ़ रहा है यार? हर बात को दिमाग से सोचा जाएगा ना। उनका रंग सफेद तो क्या गलती हमेशा उन्हीं की होगी? हाँ, उन्हीं की होगी। यूं तो हम कुछ भी कह सकते भगवती भाई। ये हम नहीं कह रहे, ये वक्त कह रहा है। मोहित, क्या बात हुई थी? यशपाल ने बोला था जगमग पर फिल्म चलेंगे, शाम वाला शो, टिकट ले लेना। मैंने टिकट ले ली, मैं वहां खड़ा रहा, इन सब का इंतजार कर रहा था कि तभी अंदर से शोर सुना दिया, शोर। अंदर भागा तो मालूम हुआ कि वो चारों कह रहे थे बड़े कार लाकर गुजरे मारे थे। उसकी बहन और बीवी पास में ही खड़े थे और उसकी बीवी की गोद में को छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। खैर वो टांगे वाला? हाँ वही। और मारते हुए इंग्लिश में बहुत ही गंदी बकवास भी किए जा रहे थे कि साले हमसे कॉर्पोरेट नहीं करोगे तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाओगे, काले कुत्तो वापस लेना पड़ा तेरे उस बाप गांधी को। हमारे कंधे से कंधा भिड़ाकर चलने की कोशिश करोगे और उसके बाद उस साले लंबू ने कैरू पे अपना काला कुत्ता छोड़ उसने उसका पूरा हाथ झंझोल दिया। वो चीख चीख के बिलबिलाता रहा। फिर में से एक उसकी बैर की तरह बिच कहता हो रहा बिच, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं उसके सामने आ गया। खैरू ने नेशनल कॉलेज की छात्रों को कितनी बार दी है टांगे में, इसमें उसे जोड़ के मुझ पे टूट पड़े, मुझे लिटाक कर ढाक पे ठोकरे पड़े। मैं अकेला पड़ गया, इनमें से वहां कोई नहीं पहुंचा था। फिर पुलिस आई, उल्टा मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फिर अब आए, फिर कहीं जाके मुझे छोड़ा। बात क्या हुई थी मुइन? खैरू गलती से अंधेरे में एक क्लास में घुस गया था, उसके घुटने टकराया होगा इनसे, बस टूट पड़े। अब बोल भाई, आईसीएस की औलाद, गलती किसकी थी? अब इसके हिसाब से तो गलती उन्हीं की लग रही है। आजकल गलतियों का हिसाब किताब बहुत देखने लग गया है। चलो क्या भाई, वो भी सोचने की जरूरत नहीं है, अब जो होना होगा हो जाएगा। लेकिन मेरी बात तो सुनो, अबे सुनो। अबे लेकिन वो
उनकी बात तो रही गई, बोलो आज चलते हो? हो जाए। लेकिन ये फिल्म है कौन सी? फिक्र विक्र मत कर, ये तेरी चैपलिन या गार्बो नहीं, ये है राजा हरिश्चंद्र। बननी चाहिए यार, इंडियन मैथोलॉजी पर ऐसी और बननी चाहिए। हाँ बेटा, जो तुम्हारे देवता पिए तो कहलाए आसम, और भाई हम पिए तो कहलाए विस्की। अभी धीरे बोल, वो शिकायत कर देगा लाला जी से। अरे हाँ, लाला लाजपत राय, महान स्वतंत्रता सेनानी। भगवती भाई, ये मूवमेंट के बाद लाला जी कुछ बदल नहीं गए? हाँ हाँ, बस कॉलेज के बोर्ड पर एक नोटिस लगने की देर है। 1922 के पवित्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कभी मत भूलो कि तुम एक हिंदू हो। अच्छा, वैसे तूने ये येलो पैम्पलेट पढ़ा है? येलो पैम्पलेट? पीला पर्चा? ये है क्या? अरे कुछ नहीं यार, वो सान्याल बाबू ना, उन्होंने पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारी को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका टारगेट है आजाद भारत। आजाद भारत। उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पर छपा है उसे कहा जा रहा पीला पर्चा या येलो पैम्पलेट। वेरी गुड, यानी आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही छप गया। वाह। क्यों नहीं बन सकता भाई? अगर अब शादी नहीं की तो घर पे चेहरा भी छपा के ना रखे। यार मेरा तो इन ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। कभी ये होम रूल सोसाइटी, तो कभी ये गदर पार्टी, और अभी HRA। इन सब तो होना जाना क्या है? तो किससे होना जाना है? यार भगत तुम मान ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 साल से टिकी तो हुई है। टिकी हुई है क्योंकि ये सिर्फ टिके रहना चाहती है। ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। बस तू ये नॉन प्रोफेशनल वाली बात छोड़ दे। क्यों? नॉन कॉर्पोरेशन वाली बात करते हैं ना। अब वहां थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ भाई, दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि तू भी उसका शिकार रहा है। इस कमरे के कम से कम 25 लोग उसके मारे रहे हैं। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना यार। क्या पाया बताइए जरा, क्या पाया? ठीक, भगवती भाई कुछ नहीं पाया, लेकिन इसमें भी तो वो जनता का ही दोष है। क्या दोष है? भगवती भाई उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो तोड़ी गई, उस बंद ने मूवमेंट वापस ले लिया। हाँ, चौरी चौरा की पुलिस ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई, 25 ही लोग मारे गए। भीड़ ने थाने में आग लगा दी, पुलिस वाले जलकर मर गए। बदले में लोगों का दोष बतलाते हुए मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी? उसके दरवाजे पे मत्था टेक कर आगे बढ़ जाते। ये क्या कांग्रेसी साहित्य पढ़कर आ गया मार्कंड त्रिवेदी? फिजूल इल्जाम ना मत ही लगाओ, मैं भी खुदा था तुम लोग के साथ उस मूवमेंट में। हाँ भाई, बाप ऐसी है, बेटे के पास करने को कुछ नहीं तो सोचा एडवेंचर कर ले। ना तहजीब से बात कर सकते, अपनी अपनी राय रखने का सबको हक है। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि इस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात तो है। हाँ, बात तो है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के मासूम बच्चे जिस आदमी के कहने पर अपनी कच्ची उम्र में सड़क पर आ सकते हैं, उस आदमी में बात तो होगी। क्या जोश था सब में, आंदोलन करेगी। गांधी जी ने कहा इनको की पढ़ाई नहीं चाहिए, स्कूल छोड़ दो। बस से नाली में फेंक कर बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताबों में आग लगाकर बच्चे तैयार। छोटे छोटे हाथों से पर्चे बांटते थे, तख्तियां उठाई थी। फिर एक दिन अचानक मालूम पड़ा कि आंदोलन वापिस ले लिया गया। बच्चे मुंह बाएं ताक रहे आसमान की तरफ। सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद, सरकारी कॉलेज में उनका दाखिला मुमकिन नहीं। कहाँ जाए, क्या करे, किससे फरियाद करे? कोई देखने वाला नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं। याद है तुझे वो दिन? हाँ हाँ याद है, लेकिन मैं फिर भी इतना परेशान नहीं हुआ था। क्या बोला? परेशान नहीं हुआ था? साले कुत्ता सामान बिलबिलाते हुए आया था अनारकली के होटल पर कि अब क्या करूंगा, वो बाप जान से मार देगा जी, पढ़ाई कैसे जारी होगी? तू ना तहजीब से बात कर ले सुखदेव। चूल्हे डीली हो गई थी तो गनीमत बना वक्त से लाला जी ने ये नेशनल कॉलेज हम जैसों के लिए खुलवा दिया, वरना हाथ में कटोरा लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा होता। अबे हट, दर दर की ठोकरें खाना मेरी जुत्ती। आज भी मैं 50 को अपने घर में नौकरी दे सकता हूँ, चाहिए किसी को? बोला नौकरी देगा हमको? एंजल करते हो क्रांति के नाम पे हैं और मजाक उड़ाते हो दूसरों की भावनाओं का। चौरी चौरा के सिपाहियों का मरना तुझे याद था, उनका नहीं जो उनकी गोली से मारे गए। 3 साल पहले के जलियांवाला कांड को तू भूल गया? 1500 लोगों को तू इसलिए याद नहीं रखेगा क्योंकि इसमें तेरा बाप, तेरा भाई और तेरी बहन नहीं थे। This is too much, this is too much भगवती भाई। Nothing is too much, nothing is too much। लेकिन मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ मिस्टर गांधी, क्या ही रास्ता छोड़ा अपने देश के बच्चों के लिए?
यहाँ नहीं है। वो तो मुझे भी दिख रहा है, मगर वो है कहाँ? जी जी जी, वो यहाँ दो दिन से नहीं आया। अच्छा, क्या वो लाहौर निकल गया या गोरे खा गए उसे? घर घर में बैसाखी मन रही है और वो हरामजादा अपनी माँ और दादी को भूखा छोड़कर ना जाने कहाँ आवारागर्दी कर रहा है। आने दे उसे, उसे तो मैं बताता हूँ। और तूने उसे समझाया जो मैंने तुझसे कहा था? जी 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 समझाया था। फिर? वो समझा भी। वो कुछ ऐसा कह रहा था कि लड़की अगर थोड़ी पढ़ी लिखी हो तो। पढ़ी लिखी लड़की को क्या वो फ्रेम में सजा कर रखेगा? हाँ, तुम सबको तो सालों इस नेशनल कॉलेज ने बिगाड़ रखा। तुम और तुम्हारे ये गुरु लोग, क्या लाला जी ने शादी नहीं की? क्या विद्या अलंकार अभी तक कुंवारे? बेटे 4 दिनों बाद लाहौर की गलियों में लौंडियों के लहंगे सूंघते मिलोगे। ठीक है, साला सरदार का लौंडा है ना, तो लठ की ही भाषा समझेगा। आने दे उसे तो मैं देखता हूँ। और ये यशपाल और सुखदेव कहाँ रहते हैं? जी जी सुख तो कन्हैयालाल बिल्डिंग में रहता है जय गोपाल के साथ। और ये यशपाल का मुझे मालूम नहीं। तुझे तो मैं याद दिलवाऊंगा सब। पिछवाड़े पे मार मार के तेरी सारी क्रांति ना निकाल दी तो मेरा नाम भी सरदार किशन सिंह व अर्जन सिंह नहीं। साले माफ कीजिएगा, शायद मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल स्मृतियों पर इतिहास और राजनीति का बस नहीं चलता, शायद इसलिए वो स्मृतियाँ होती है। और जब व्यक्ति उम्र के एक खास पड़ाव पर पहुंच जाता है तो स्मृतियाँ ही उसे जिलाए रखती हैं। मैं उस समय लाहौर में नहीं था, लेकिन जब भी सुनता हूँ नया नया सा लगता है। आओ बैठो। मुझे अपनी जगह मालूम है, मैं खड़ा रहने पसंद करूंगा। लेकिन तुमको मैं अब भी नहीं पहचान पाया। मैं खुद नहीं पहचान पाया। मेरे पास क्यों आए हो? इतिहास में ना तो मेरी कोई जगह है, ना ही मेरा इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट तो उन लम्हों में है जो बहुत पहले वक्त के साथ ठहर गए थे और अभी तक ठहरे ही लगते हैं। उनमें से कुछ मीठे थे तो कुछ कड़वे। मीठे बांटने के लिए तो बहुत मिल गए, और कड़वों के लिए तुम इस बूढ़े के पास चले आए। जी हाँ। अपनी रीढ़ की हड्डी में कैंसर लिए अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है। जी हाँ, अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि जिस इंसान ने 20वीं सदी के तीसरे दशक में पूरा हिंदुस्तान हिला दिया था, आज तो उसको अपने वोट का जमादार भी नहीं पहचान पा रहा। अब मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, जब थी तो पूरी हुई, और उस समय उसका पूरा होना हमारा उद्देश्य था, मकसद था। मकसद आप लोग का क्या था? वो दूसरों को हीन बतलाना, दूसरों को कॉम्प्लेक्स देना, अपने जोश और उत्साह के आगे दूसरों के व्यक्तित्व को कुचल कर आगे बढ़ जाना, पंडित चंद्रशेखर आजाद को हनुमान जी का अवतार बतलाना, सुखदेव को किसी का भी मक्खन उड़ाने देना, भगत के इंटेलेक्ट के आगे भाई सबको बौना समझना, और किसी भी गैर जानकार को भाई बमपुलाट जैसे मजाक में उलझा कर रुला देना। तुम भाई बमपुलाट को भी जानते हो? क्या बात थी, क्या ही बात थी। Let us pledge our lives to our country। आज ये डायलॉग किसी घटिया तीसरे दर्जे का फिल्म का नायक बोलना पसंद करता है जनाब। Let us pledge our lives to our country। 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 मुझे आज भी याद है, 1924 के दिसंबर की तूफानी रात थी। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी जी की प्रताप प्रेस के तलघर में वो खड़ा था। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी है, इनके उसूलों के लिए वक्त हो चुकी है। इसलिए मेरी जिंदगी में दुनियावी ख्वाहिशात बायस से कशिश नहीं है। आपको याद होगा जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप मुझे माफ कर दो। आपका ताबेदार। भगत सिंह, क्यों आना चाहते हो चारे में? जिस वजह से आप सब है। अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। अंधेरे में बस 3-4 अंग्रेजी छोकड़ों को पीटने को लड़ना कहते हो? वो शुरुआत थी, और शुरुआत भी कभी ना कभी होती है। अच्छा, लड़ तो पिछले 100 साल से रहे, अब तक तो मिली नहीं तुम्हारी आजादी। शायद लड़ने के तरीके में कोई गलती रह गई हो। तो उस गलती को तुम ठीक करने आए हो? क्यों नहीं आ सकते, हमेशा कोई ना कोई आता रहा है। शादी में शहीद होने से बचकर भागे बरकरार। शहीद तो वहां भी होना था, तो सोचा महबूबा तो पसंद की हो। जवानी में मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं दिखता जब तक कि वो सामने ना आ जाए। मैं दोनों का सामना एक तरह से करने के लिए तैयार हूँ। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुरदार। आपको कैसे मालूम? आप कभी मरे हैं क्या? मौत के बारे में जितना आपको मालूम है उतना ही मुझे, तो हिसाब बराबर हुआ। इस कमरे में बैठा हर एक शख्स
कमरे में बैठा हर एक शख्स थोड़ा बहुत कभी ना कभी मरा है। इनके जिस्म के घाव इस बात का सबूत है। जिस्म पर लगे घाव आदमी की ताकत का सबूत नहीं होते जनाब। ताकत तो कहीं और से आती है। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं, चाहे वो अपना हो या सामने वाले का। बड़ी बात तो यह है कि जिस्म से रटकी हुई एक बूंद भी आने वाले नस्लों के सारे खून में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है जनाब, उसे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना हिम्मत का काम तो है मगर समझदारी का नहीं। वक्त और मौका तय के बगैर अपनी जान गंवा देना बेवकूफी है। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में शायद यही कमी रह गई। और जहां तक सवाल है आजादी का, तो हिंदुस्तान को सिर्फ आजादी की जरूरत नहीं, जरूरी यह है कि वो आजादी हमें कैसे मिलती है। और अगर कहीं गलत तरीके से मिल गई तो आज मुझे कहने में हिचक नहीं होगी कि आज से 70 वर्ष बाद भी हालात ऐसे के ऐसे रहे। गोरे चले जाएंगे, बुरे आ जाएंगे, काला बाजारी का साम्राज्य होगा, घूसखोरी सर उठाकर नाचेगी, अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब। और धर्म, जाति और जुबान के नाम पर इस मुल्क में तबाही का आसान नंगा नाच होगा जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में स्वागत है। मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल है। ये रोशन, अशफाकुल्ला खान, मुकुंदीलाल, लाड़ी, मंदनाथ, जोगेश, इधर आना। ये शिव वर्मा है, इसका बदन देखते हो, इसे अचारे का दिया सलाई कहते हैं। और ये है जयदेव कपूर, इसे कुश्ती में हराना होगा। और वो है अचारे का खास बंगाली, बटुकेश्वर दत्त। भलो आछो। पूछ रहा है कैसे हो? जी बेहतर। जानते हो हनुमान जी और बंगाली में क्या फर्क होता है? जी क्या होता है? कोई फर्क नहीं होता। जब तक दोनों को उनकी ताकतों का एहसास ना कराया जाए तब तक बूटी लाने उठेंगे नहीं, और एक बार उठ गए तो बूटी छोड़ पूरा पहाड़ उठा लाएंगे। अरे ये हनुमान जी के नाम से याद आया, पंडित कहाँ गया? ये भूत है अचारे का। जंजीर और जिंदगी इसे आज तक बांध नहीं पाई और शायद कभी बांध भी ना पाए। पंडित मिलोगे भगत सिंह से? कसरत के वक्त नहीं। नाम क्या है इनका? पंडित चंद्रशेखर आजाद।
and Lucknow. Raid Meerut and Banaras. Recruit new agents in Delhi, Agra, Gwalior and Jhansi. Send one squad to Calcutta. This is the same bloody Hindustan Republic Association. Pick up that Sadia. Call special forces. I want to see CID sleuths in each and every street of Kanpur. What? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। पूरी एचआरए पकड़ी गई, पंडित जी और मुकुंदी लाल को छोड़कर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक सुनहरा अध्याय खत्म हुआ। दूध का भाव, दूध का भाव 1 आने से चारा कितना लगा? यही कोई 22 से। दूध कितना निकला? 18 से। शहर कितना भेजा? अरे यार 12 से। बस और बाकी देश के नौजवान पी गए। और अभी देश के बूढ़े को मालूम पड़ गया ना तो पिछवाड़ा तोड़ देगा। आइए आइए दूनी चंजी आई। ओए कोई अंदर। अरे बाबूजी। ओए पुत्र ओए देख भगत तेरे से कौन मिलने आया? नमस्कार चाचा जी। देख लो जी, पूरे 100 गज का टुकड़ा लिया, 3 भैंसे, एक बच्ची अभी हुई, पूरे लाहौर तक दूध जा रहा है अपना। अरे बढ़िया जी बढ़िया। और भगत पुलिस को शांत नहीं करती उड़ जी, जमानत के बाद नहीं करती। दूनी चंद जी बहुत परेशान थे तेरे लिए, कह रहे थे कि केस तो उनके बाप को भी लेना पड़ेगा वापस। वैसे भी ये गोरी अदालत में केस 6-7 महीने से ज्यादा नहीं चलते। ओ जी और कोई सबूत भी तो नहीं है। देखो तू सी जिंदगी बनाओ अपनी। सुन ले क्या कह रहे हैं, जिंदगी बनाओ अपनी। तुम सबको तो सालों एक ठौर मिल गया है जी। कोई नहीं जी जवान। अरे नहीं जी। ओ भगवती सब ठीक है? जी बाबूजी। और सुखदेव उधर जी बाबू जी। मेरी भड़क कम हुई कि नहीं? जी बाबू जी बिल्कुल ठंडी पड़ गई, ठंडा ठंडा दूध पी के। ये भैंसे तेरे लिए नहीं दे रही है दूध, समझे? जी बाबू जी। भगवती नजर रखियो इस पे। जी बाबूजी। अजी जवान पट्टा है अपना। अरे कोई नहीं। अरे इसके लिए भी लड़की सड़की ढूंढ दो जी, ढूंढ देंगे जी। भगत बनना वाले पूछ रहे थे कि तारीख वारीख पक्की करें अब। जी जी जैसे इनकी मर्जी, मैं इस बार पूरी तरह तैयार हूँ। चलिए जी। बस एक गिरफ्तारी हुई और दम निकल गई सालों की। इस 1927 के धधकते हुए दौर में लाहौर को दूध पिला रहा है। पंडित जी वो डेयरी तो उसके पिताजी ने खुलाई है। तो क्रांति में अपने पिताजी से पूछकर खुदा था, साला 85 भेद से लेकर गया यहाँ के, इसीलिए ताकि दूध बेचे, बच्चे पैदा करके आबादी पर बोझ बढ़ाए। साले कीड़े मकोड़े फैला के चलेगा दोनों अचारे में। वो क्या नाम है उसका, वो 4 फुटिया अमेरिकन नौटंकी बाज, चार्ली चैपलिन पंडित जी। उसकी फिल्में देख के क्रांति लाने का इरादा है? बहुत बड़ा एक्टर है जी। अच्छा जी, बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा। जूता निकालो अपना। सुख क्या कह रहा था पंडित जी? ये बम दशहरे में फेंका गया था ना? हुकूमत का काम है पंडित जी, उनको बहाना चाहिए था भगत को पकड़ने का, उस पर मोटा केस लगाने का। उन्हें काकोरी के नाम चाहिए थे बचे हुए, मगर उसने बतलाया कुछ नहीं पंडित जी। एहसान किया मेरे ऊपर, एहसान किया। बहुत मार लगी है पंडित जी। करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी, वरना बीवी के नाड़े से घेरा बांध के बैठा है। मैं भूलूंगा नहीं, मैं भूलूंगा नहीं। ये सबसे बड़ा धोखा है मेरी जिंदगी का। ठीक, फैसला हो गया राजगुरु जी। पंडित जी तुम अभी के अभी लाहौर निकल रहे और एक आखिरी बार बात करके देख लेना। मानता है तो ठीक, वरना भाई बम्बुलाट को भी साथ ले जाना, काम आएंगे। आप एक बार बात करके देख लेते पंडित जी। बस फैसला हो गया। साला ये दिन भी देखना था, ये दिन भी देखना ही था। बराबर। क्या कभी इतिहास मानेगा कि चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को उड़ाने के लिए भाई बम बुलाट भेज दिए? तो आइए देखते हैं। पानी। सरदार भगत सिंह। ये क्या कह रहा है? शुरू नाच भगवती नाच। तुमके लगा गोला ना भी नाच। तो तुम नमक हाथ ऊपर। ओए जब देख केला साले फेंक अपना केला। जब देख केला मगज हाथ ऊपर ठोक दूंगा। हाथ ऊपर मगज। ओए खा लिया यार। आई खा लिया भाई, खा लिया। आई चिट्ठी। उम्मीद करता हूं कि अब तक तुम्हारी डायरी कार्ड में डूब चुकी होगी।
क्योंकि वहां दूध बेचने के अलावा सब कुछ होता होगा। जानकर खुशी हुई कि इनकलाब से तुम्हारा जी उग गया। ऐसे में मुझसे दो हाथ पड़वा लिया करो, जी ठीक रहेगा। तुम्हारा केस आजकल में ही वापस लिए जाने की खबर है। जमानत के पैसे मिलने की पहले से ही बताइए। अगली बार बापों से मजाक किया करो तो याद रखा करो कि बाप इस दुनिया में तुमसे पहले आए थे। और भाई बम पुलाड़ तो एकदम भरे हुए थे ना, जैसे देखते ही चीर फाड़ डालेंगे। अरे यार तुम लोगों ने ये किया क्या था भाई? अबे उल्लू के पट्टे, नाम है राजगुरु और राजा के बाटो ऐसी बातें करता है। मेरी 60,000 रुपए की जमानत दी गई है, वो भी बैरिस्टर दुनीचंद और दौलतराम जैसे हस्तियों ने। अगर 6 महीने तक कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उनकी साथ कहाँ जाएगी? और आगे से बेटा कोई भी पकड़ा गया तो जमानत कहाँ से लाओगे? पैसे के नाम पे पार्टी वैसे ही नंगी है, फिर तो कहीं डकैती डालनी पड़ेगी। बाकी यशपाल ने असेंबली में केस उठवा दिया है, आजकल में ही जमानत वापस और इनकलाब शुरू। अरे भाई मेरा सवाल तो वही का वही रह गया ना, तुम लोगों ने ये किया क्यों मेरे यार? मेरे लाड दुलाले, पेट में दूध नहीं जा रहा था पर दिमाग वही खाली था तो सोचा कुछ कर ही लेते हैं। अब हर कोई पंडित जी तो हो नहीं सकता ना, जो 24 में से 25 घंटे लंगोट बांध कर रहे हैं। वैसे पंडित जी ने लोहार की चोट मारी है, क्या कहने हैं पंडित जी? अब जरूरी बात, फिरोज शाह कोटला दिल्ली की मीटिंग पक्की हो चुकी है। उत्तरी भारत में इस मीटिंग को लेकर काफी उत्साह है। बंगाल के अलावा इसमें सभी लोग आ रहे हैं। जैसा कि तय है, इस मीटिंग का संचालन तुम करोगे। आशा करता हूं कि ये क्रांतिकारी आंदोलन में एक नई करवट साबित होगा। फैसला जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। तुम सबका पंडित अगली बार मिलो तो सोशलिज्म नाम के लफ्ज का भी थोड़ा खुलासा करना। अगर रूसी क्रांति पर भी कोई किताब ला सको तो अच्छा रहेगा, मगर ख्याल रहे हिंदी में। इम्पॉसिबल। आप लोगों से बात करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। जब पास में ठोका बजाय तर्क ना होना तो किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, लेकिन अब इस सोशलिज्म नाम की व्यवहारिकता के बारे में क्या कहेंगे? आजादी जरूरी नहीं, आजादी के बाद का हिंदुस्तान जरूरी है, और उसके लिए कुछ भी व्यवहारिक है तो यही है, वरना कुछ नहीं। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। इस HSRO कमांडर इन चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं? वो व्यक्ति अंग्रेजी की जो लाइन नहीं बोल सकता। भाई कमांडर एक प्रेरणा होता है, उसका लिटरेट होना तो जरूरी है। भाई लिटरेट होना एक सब्जेक्टिव बात होती है। कहीं वो मिशनरी स्कूल की पढ़ाई की वजह से है तो कहीं वो जिंदगी के तल्ख तजुर्बों से। लेकिन वह इस मीटिंग में भी कहाँ है? इसका जवाब अपने शिव वर्मा देंगे। पटना गए हैं, कल सुबह दंड पेलते हुए मिले थे। मैंने मीटिंग की याद दिलाई तो कहने लगे, पहली गलती तो यह कर रहे हो कि कसरत करते हुए मुझसे बात कर रहे हो। सुबह से 118 पेल चुका हूँ और 200 के पहले उठूंगा नहीं। फिर दूध जलेबी खाऊंगा, अपनी माउजर साफ करूंगा, तब जाके किसी के बात का जवाब दूंगा। और दूसरी गलती यह कर रहे हो कि पार्टी की गतिविधियों की जानकारी नहीं रखती, वरना कब का मालूम पड़ जाता कि आजाद की गाड़ी से पटना जा रहा हूँ, कल मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। मैंने पटना का पता पूछ लिया तो बोले यह तो मैं जानता हूँ, यह भाई बमपुलाट जी जानते हैं, किसी तीसरे के जानने से पहले उड़ा दूंगा। भाई बमपुलाट जी क्या? भाई 6 राउंड के होते हैं, पंडित जी के पास पूरे 10 राउंड के हैं। तो ये फिर तारा क्या से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ। और अब आता है हमारा पहला टारगेट। 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंच रहा है। वो जहां जहां से गुजरे वहां वहां उसका कड़ा विरोध किया जाएगा और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक।
भगत! सुखदेव, भगवान दास और विजय, उसके आने का टाइम चेक करेंगे। उसकी शक्ल कौन जानता है? जय गोपाल, जय गोपाल। वो मोटरसाइकिल पर आता है, ये भी कॉलेज के सामने। मैं तक इशारा कर दूंगा। पिस्तौल किसके पास है? राजगुरु के पास। राजगुरु। मैं और भगत पहली गोली चलाएंगे। हमारा किसी ने पीछा किया तो पंडित जी को संभालना होगा। पंडित जी! गोपाल ने गलत इशारा कर दिया पंडित जी। स्क्वाड के बजाय सॉन्डर्स मारा गया। यमराज और यमदूत में ज्यादा फर्क नहीं होता। लाठियां इसी सॉन्डर्स ने बरसाई थी। अरे सुनते हो, अरे सुनते हो, अपने भगत पे खून का इल्जाम लग गया। खून का इल्जाम इन पर? मगर किसके खून का? आदाब अर्ज़ जी। ओहो, आजकल सरदार जी उर्दू बोल रहे हैं। सत श्री अकाल नहीं कहा जाता। ग्रंथी जी तक बात पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। जी सरदार जी, हम कहाँ? सरदार जी तो अंदर बैठे हैं, कहीं तो बुलाओ। मैं चली जाऊंगी। आपके जाने क्यों है? थोड़ा बैठिए, पसीना सुखाइए, दूध छाछ पीजिए जी और सेहत बनाइए। भाई कल को जमाना तो हमें इल्जाम देगा ना कि खातिर तवज्जो में कमी रह गई थी। खातिर जमा रखिए, अपनी खातिर तवज्जो आगे काम आएगी। चाची जी है अंदर? चाची जी कोई ढूंढा जा रहा है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। आजकल कोई और बात नहीं सोचती। जी बातें तो बहुत सोचती है, मगर क्या करे, कमबख्त कुछ चेहरे ऐसे होते हैं सामने आए और दिमाग से सब कुछ गुल है। रोज गुरुद्वारे जाएगी। अच्छा जी। गुरबानी सुना कीजिए। अच्छा जी। मत्था टेका कीजिए। अच्छा जी। और छक कर लंगर खाया कीजिए। अच्छा जी। वाहे गुरु की कृपा से दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा। जी कुर्बानी से दिमाग का इलाज तो होता रहेगा, मगर इस दिल का महंत जी से कह के झाड़ा लगवा दूंगी। बेफिक्र रहिए। और चाची जी को चाई जी ने बुलाया, हम चलते हैं। सत श्री अकाल। अच्छा भी कोई और भी आ रहा है जो आपके शिष्य काल का हमसे ज्यादा हकदार बनता है, उसे भी बोलकर चाहिए ना। ये वो नहीं था, ये तो हो नहीं था। मैंने तुझसे पहले कहा था उसे ऐसे मजाक मत किया कर। ये मेरी जमानत के दिन महंगे पड़ गए सुखदेव। रुक जा, अपने आप से चोरी करने की कोशिश मत कर। तू इस वक्त सुखदेव से बात कर रहा है। मैंने उससे आज तक बात नहीं की। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो खुद जानता है। लेकिन हम इसके लिए जिम्मेदार है सुखदेव, हम इसके लिए जिम्मेदार है। हम इससे भाग नहीं सकते। आगे बगैर कोई और चारा भी नहीं है। जिंदगी हमें कहीं और ढकेल चुकी है। जिंदगी किसी को किसी की मर्जी के बिना कहीं नहीं ढकेल सकती। तेरी आंख में मुझे सुअर का बाल नजर आ रहा है भगत। क्या मतलब? तूने 8 अप्रैल वाले एक्शन में जाने से इनकार कर दिया। किसने कहा? वो पंडित जी का आदेश था कि 8 अप्रैल को असेंबली में बम फेंकने। मैं नहीं जाऊंगा। जबकि बम फेंकने की पेशकश तेरी थी, फेंकने के बाद गिरफ्तारी की पेशकश भी तेरी थी। वो आज भी है। उस वक्त वहाँ दुनिया जहाँ की प्रेस मौजूद होगी, विदेशी पत्रकार होंगे। ऐसे सारे के पास अपनी बात दुनिया तक पहुँचाने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। और पहुँचाएगा कौन? वो राजगुरु जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही है, लेकिन लाचार बचपन की वजह से ऐसी जुबान नहीं रखता कि अपनी बात को ठीक से रख सके। तेरा वो जय गोपाल जो तेरे एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगा सकता है, लेकिन चाह कर भी मंच पर खड़ा होकर विश्व क्रांति के मकसद को बौद्धिक स्तर पे व्यक्त नहीं कर सकता। तू बहुत गंदा इशारा कर रहे हैं सुखदेव। भाई सरदार भगत सिंह सुखदेव से एक मामूली सी बात का मतलब पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ खामोश हो जा सुखदेव। किसी भी किस्म की क्रांति में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती जनाब, और जबकि खासकर से वो कंफ्यूजन एक औरत का लाया हुआ हो। मैं कह रहा हूँ खामोश हो जा सुखदेव। सरदार भगत सिंह को एकदम एहसास हुआ है कि उनका इंटेलेक्ट सिर्फ लेख लिखने में। ऐसे सारे के थिंक टैंक के लाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के रातों में आज दिक्कतें आने लगी हैं। सरदार भगत सिंह अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेइंतहा जानकारी को अपने जिंदगी के किसी नाजुक से लम्हे के लिए बचा के रखने की सोच रहे हैं। खामोश हो जा सुखदेव। तेरी आँख की लाली में बदलाव देख रहा हूँ भगत। कोई वजह नहीं बनती कि तू इस पीढ़ी के मुंह पर थप्पड़ मारे। तेरे ये मुंह देख देख कर जी रही हो। पंडित जी
British Empire was established by fraud and folly of Clive and Hastings. It is being maintained by the British bayonets. And henceforth, we send loud roaring voice that down with imperialism, worker of the world get united. Long live revolution! Long live revolution! इनकलाब! जिंदाबाद! और उस दिन दिल्ली की जेल में सिपाही आया था। हाँ, तश्तरी को नीचे पटक कर बोला था, खाना। वो क्या बोला था? संदेश तुम्हारी सरकार के लिए। अरे अब मैं क्या करता, मना कर दिया सबके सामने। सारी जेल देख रही थी, मुकदमा खुद ही लड़ेगा। पर उससे क्या फायदा? अरे इन लोगों के फायदे और नुकसान आज तक कोई समझ पाया है क्या? एक लाहौर भेजी उसके घर, बाकी सारे सेंटर्स पर। सरकार बौखला उठी है पंडित जी, चारों तरफ छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अंडरग्राउंड हो जाए। सिर्फ अंडरग्राउंड होने से काम नहीं चलेगा भगवती, काम जारी रहना चाहिए। राजगुरु जी पंडित जी, तुम अभी के अभी पूना निकल रहे हो और अपनी कैंची जैसी जुबान पर काबू रखना। पटना, आगरा, झांसी, सहारनपुर तार कर दो कि खबरदार हो जाए। लाहौर सुखदेव को भी खबरदार कर दो कि बच कर रहे, उसे कुत्ते समान ढूंढ रही है पुलिस। मगर कहाँ गई आप लोग की वो धमाकेदार योजनाएं? कहाँ गया भाई HSRA का फैला हुआ नेटवर्क? कहाँ गई पंडित जी की गाइडेंस? आप लोग तो खुद को समझदारी की इम्तिहान माना करते थे ना? क्या? हाँ पंडित जी, जय गोपाल मुखबिर बन गया। लाहौर की बम फैक्ट्री पकड़ी गई और आज आगरा की, और फैक्ट्री के साथ मेरा संदेश तेरे लिए ये है भगत कि मैं पीछे नहीं रहा। जेल का फर्क है, तो दिल्ली में, मैं लाहौर में। और मैंने सुना है तुम्हारे केस की कार्रवाई शुरू हो गई। इंसान के लिए हमारा इश्क किसी से भी कम नहीं, इसलिए इंसान की हत्या करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि एक धमाका करेंगे, क्योंकि भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। हम तो उन्हें चेतावनी देना चाहते थे जो अंधे के समान इस रेल में दौड़ते चले जा रहे, आने वाली गंभीर स्थितियों की चिंता किए बिना। हमारा ये काम इंसानियत के प्रति रुझान को ही दर्शाता है। हम तो वे मशाले लेकर उठे हैं जो कभी गुरु गोविंद सिंह और शिवाजी, कमाल पाशा और रजा खां, वाशिंगटन और गैरीवाडी, लिफायत और लेनिन के हाथ में थी। हम ये असेंबली कांड करके बताना चाहते थे कि इंसान की हत्या की जा सकती है, उसके विचारों की नहीं। फ्रांस मिलिट्री कैचेट और वेस्टाइल के खौफनाक हादसे कभी भी उनकी क्रांति को नहीं कुचल सके। साइबेरिया की खानों में बेचकर उनकी जिंदगी छीन ली गई, उनके इरादे नहीं। और हमारी क्रांति कोई बम और पिस्तौलों की संस्कृति नहीं है। हमारे लिए उसका अर्थ है बदलाव, चेंज। अगर समय रहते वर्तमान सभ्यता को ढांचे में नहीं बदला गया, अगर सरवरा वर्ग को माता नहीं दी गई, तो आने वाले कल के हिंदुस्तान में कुछ पूंजीपति से सुनहरी कलमों से लिख रहे होंगे। कितने आगे गई उस सिख दृष्टि की भविष्यवाणी? कहां तक रची बसी रह गया आज उसकी बात? आज 1965 इस बात का गवाह है कि आजादी में सिर्फ कांग्रेस नहीं दिलवाई थी, और उसके पीछे वो गांधी नाम का बंदा था। वो मूवमेंट तो वक्त का एक बुलबुला था जो वक्त के साथ ही टूट गया और साथ में ले गया खूनी गोलियों और बम धमाकों की आवाज। गलत कह रहे हो मार्कंड। धमाकों की आवाज तो सन 1947 में अपने महाकाल रूप में सुनाई दी थी, और तब उसके साथ जुड़ गई थी उन करोड़ों बूढ़ों, बच्चों और औरतों की चीखें जो रो रो कर चिल्ला पड़े थे, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें एक मुल्क चाहिए जिसकी जमीन पर खड़े होकर हम आजादी की खुली सांस ले सके। आज 18 साल के बाद भी इस ज्वालामुखी का लावा इन दोनों मुल्कों के सीने में धधक रहा है। किसको जिम्मेदार ठहराते हो इसका? पॉलिटिकल किलर्स। पॉलिटिकल किलर्स? पर इसका क्या मतलब होता है जी? पॉलिटिकल किलर्स, इसका मतलब होता है राजनीतिक खूनी, जो राजनीति में बने रहने के लिए किसी का भी खून करते। मगर ये कौन सी राजनीति में बने रहना चाहते हैं? अरे वो महात्मा है, उनके मुंह से शब्द नहीं अमृत फूटता है, उनकी बात को कोई झूठ नहीं कहता। हाँ, झूठ नहीं कह रहा। जाके पंडित जी को खबर कर दो कि कल शिव वर्मा, जयदेव कपूर, सुरेंद्र पांडे, विजय महावीर सिंह और कुंदलाल सहारनपुर में पकड़े गए। मैं ये जगह आज ही छोड़ रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, क्योंकि कल भगत औदत का फैसला है। मेरा नाम भगत सिंह, मेरा नाम सुखदेव है। मेरा नाम यतीन्द्रनाथ दास है। आगरा की फैक्ट्री में था, मसाला घोल रहा था कि पीछे से आवाज आई, हैंड्स अप। एक बारी को तो मन हुआ बनायो बंद पीछे उछालकर हैंड्स अप कर दूं। फिर सोचा तुम लफंगों से मिलने का मौका कहाँ मिलेगा। अरे बम बनाने सिखाया तुमको बेटा, बाप है तुम्हारे। अच्छा, हम बाप है दुनिया के। वी आर आइडियलिस्ट, ग्रेट, टू ग्रेट। वी आर सुपर ह्यूमन, वी आर बियॉन्ड ह्यूमन बीइंग्स।
हमें अपनी शालीनता बनाए रखनी पड़ेगी। हमें खुदा बन के दिखाना पड़ेगा, तभी इतिहास मानेगा। क्या लोग थे भाई, क्रांति के नाम पर अपनी भावनाओं को पैरों से कुचलकर आगे बढ़ गए। याद है? याद है। अरे याद कैसे नहीं होगा, बैठो बैठो। बाजार में कैलेंडर मिल रहा था जिस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी। राजगुरु बाबू से खरीद लाए और पार्टी ऑफिस में लगा दिए। पंडित जी आए, देखती बौखला गए। उन्होंने कैलेंडर उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े। राजगुरु बाबू आए, देखती भिनक गए, बोले मेरा कैलेंडर किसने फाड़ा, मेरा कैलेंडर किसने फाड़ा? बोले मैंने फाड़ा। राजगुरु बोले क्यों फाड़ा? पंडित जी बोले या तू इसमें उलझ जा या क्रांति कर ले। राजगुरु ने तुरंत कैचुली बदली। बोलते हैं पंडित जी अब हर खूबसूरत चीज फाड़ दोगे? पंडित जी बोले हाँ फाड़ दूंगा। राजगुरु बोले पंडित जी अब ताजमहल भी फाड़ दोगे? बोले हाँ फाड़ दूंगा। राजगुरु बोलते हैं पंडित जी खूबसूरत दुनिया का सपना बसाने चले हो, खूबसूरती से इतनी नफरत पालकर? वाकई खूबसूरत सवाल। तुझे याद है वो 18वीं क्रांति, जब मैं तुझे अपनी विरोध के हार से पूरी तरह टूट चुका था? अपने खोए हुए साथियों को याद करके बार बार रो पड़ता था। उसके प्रेमिका के सिर्फ एक खत ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि आगे चल के उसने इतिहास को दिशा निर्देश शुरू कर दिया। हाँ, मैंने उस लड़की के बारे में पूछा क्योंकि वो मुझे याद आती है। हर किसी को याद करना मेरा हक है, किसी को यादों में बसाना मेरा हक है। वे तो हम गुलाम मुल्क के नौजवान हैं। सुखदेव और इश्क जैसी पाक साफ चीज़ों के लिए आबो हवा ठीक नहीं, वरना अगले जन्म में तो यकीनन अपनी प्रेमिका को आगोश में लेकर उसके कंधे से सर टिकाना चाहूँगा। शिकरा यार बनाया ओदे सिर ते कलगी ते ओदे पैरी झांझर ओ चुग चुगेंदा आया एक ओदे रूप दी धुप दिखेरी ओ दूजा मैं कांदा तेर आया तीजा ओदा रंग गुलाबी ओ किसे गोरी मादा जाया वो ठीक है, वो ठीक है, सजा मिली है, लेकिन वाहे गुरु जी की कृपा से वो नहीं जिसका डर था। वो यहाँ आ गया है लाहौर में। कल खत आया था उसका जेल से। सुखदेव ने उसमें तेरे लिए सत श्री अकाल लिख रखा है। शैतान, उसने तो ये भी लिख रखा है कि चिंता मत करना, भगत यहाँ खूब रसगुल्ले खाता है और भुट्टे मैं खिलाता
छूट कर आएंगे ना तो तेरे साथ जाएंगे महन जी के यहाँ झाड़ा लगवाने। अब ये झाड़े का क्या चक्कर है बेटा? मैं तो बस यही कहूंगी, ठीक रहा कर, अच्छा खाया पिया कर, अच्छा पहना ओढ़ा कर। जरा सी तो जिंदगी है, कल किसने देखा है, आज की तो सोचनी पड़ेगी ना। अब चलूंगी, यहाँ कुछ नए दोस्त बन गए हैं इनके, उनके लिए मक्की की रोटी और सरसों का साग मंगवाया है, आंवले लड़के हैं, चलते हैं। दुनिया भी ज्यादा नहीं देखी, जो जानती हूँ वो बस इतना कि कोई पकड़ा गया, उसको सजा हो गई, उसका दोष क्या था नहीं जानती, उसने किया क्या था नहीं जानती, ना ही जानना चाहती हूँ, ना ही जानना चाहती हूँ। अगर ना आना उसका धर्म है तो उसके आने के बाद जो ना मेरा धर्म, मैं उसके धर्म को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, वो मेरे धर्म को ठेस नहीं पहुंचाए। बाकी आप तकलीफ मत कीजिए, अच्छा खाना और अच्छा पहनना अब मेरा धर्म बन चुका है, क्योंकि फीका रंग पहनकर कोई किसी का इंतजार नहीं कर सकता, कोई किसी का इंतजार नहीं कर सकता। रंग इश्क के कितने होते हैं, ये न जाने पीर फकीर माए, ये तो जाने रांझा है कि हाँ, ये तो जाने रांझा है कि हाँ, या तो जाने उसकी हीर माए, या तो जाने उसकी हीर माए।
और तुम्हें छुड़ा कर ले जाएगा। ये लाहौर सेंट्रल जेल है, दिल्ली कानपुर नहीं। साले अंग्रेजी अफसर को गोली मारोगे मार, हुकूमत से टक्कर लोगे। जो 2 सालों को घुसेड़ दो सारा का सारा खाना इनकी नाक की छेद के अंदर। मैं भी देखता हूं ये हड़ताल कब तक चलती है। नाम जानते हो मेरा? इसका नाम खान बहादुर अब्दुल अजीज है पंडित जी। वो हैवानियत में उतर आया है पंडित जी। उसने 25 पठान मंगवा लिए हैं जो इनके सीने पर चढ़ चढ़ के इनकी नाक से खाना ठूसते हैं। आज इनकी भूख हड़ताल का ये 50वां दिन था। ये भूख हड़ताल रुकेगी नहीं, ये जंग रुकेगी नहीं। हमारी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। We want the facilities equivalent to the European prisoner। ये हमारा हक है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत अपने सिपने में क्या मार कर खा लिया? इसका सारा खाना बाहर आ गया है। अजय ने मिर्चों वाला पानी पी लिया है। ये लोग उसके गले में नली नहीं घुसेड़ पा रहे और अपने यतीम के फेफड़ों में एक से दूध भर के इसका पता न कर रहा है भगत, इसका पता न कर रहा है। उसने दवाई खाने से इनकार कर दिया भगत। उसकी जुबान ऐसी है, इसकी दाढ़ी जा रही है भगत। ये अपनी आगे तक नहीं खोल पा रहा। के आसपास बना है पंडित जी, क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? और मत सोच लेना कि एक ही इंद्रदास के जाने से भारत का बढ़ता हुआ संग्राम रुक जाएगा। ये दौर चलता रहेगा जब तक कि हम हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और तब मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि सरेआम ब्रिटिश हुकूमत के इस जुल्म को लानत भेजता हूँ, यतीन्द्रनाथ दास को रिहा किया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सर झुकाता हूँ शर्मिंदगी से इस हैवानियत के आगे, यतीन्द्रनाथ दास को कैसे भी बचाया जाए। और गणेश शंकर विद्यार्थी बोले, I spit on the courage of the British Empire. You don't even know how to kill. Don't you forget that the soil of this nation has had enough for you, the British. Now it needs something for us. We are out and out prepared to give our precious mercy. That is our lives. हाँ, कल यतीन्द्र नहीं रहा। भगत के साथियों में से ये पहली मौत। मुझे कभी कभी लगता है भगवती कि क्या मैंने तुम लोगों को सिर्फ इसलिए तैयार किया है कि किसी दिन किसी एक्शन पर भेजकर हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। इसे खोने नहीं कहते पंडित जी, इसे तो पूरी तरह पालेना कहते हैं। ये भूख हड़ताल अब भी नहीं रुकेगी।
हड़ताल कैसे तोड़ी गई थी? हे भारत के नर नारियों! अबे नारियां नहीं है बे। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं अपनी छोटी सी भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। हे देश के नर बंधुओं, मैं इस 114 दिन पुरानी भूख हड़ताल का चेयर्स के देसी संस्करण के साथ करता हूँ। तो फिर चरमरा दे, चरमरा दे। वाकई चरमरा तो दिया था उन्होंने पूरी हुकूमत को, वाकई। और तब जापान, कनाडा, पोलैंड और दक्षिण अमेरिका से चिट्ठियों पे चिट्ठियां आने लगी समर्थन के तौर पर। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह हड़तालें फूट पड़ी। किसान और मजदूर वर्ग रेल की रेल बनाकर उमड़ पड़ा। अखबार हुकूमत के खिलाफ आग उगलने लगे। और तब बहुत ही भावुक होकर शिव वर्मा ने उससे कहा, यार आजकल तुम्हें नाम से बुलाने को दिल नहीं चाहता, तो क्या कह के बुलाएगा? सरदार। और सरदार भगत सिंह का पूर्ण स्वराज्य का नारा मुल्क के कोने कोने में पहुंच गया। वे लोग 1 साल पहले कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी की पूर्ण स्वराज्य की मांग को सख्ती से कुचल चुके थे। उन्हें तक इसके 2 महीने बाद लाहौर अधिवेशन में उस मांग को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि करे बगैर कोई चारा नहीं था। सरदार, तुम्हें मालूम है ना, इतिहास में इसका सारा श्रेय हमेशा कांग्रेस को ही दिया जाएगा। कल मैंने जमादार के 8 साल के बच्चे को नारे लगाते देखा, तो मेरा श्रेय मुझे मिल गया। एक बात पूछो सरदार, तुम कभी इन महात्मा गांधी से मिले हो? हाँ, इकलौती याद है। तब भगत 8 साल का था। गांधी लाहौर आए थे उसके स्कूल में। तमाम भीड़ उनके चारों तरफ थी। बच्चे तो मचल मचल कर उन्हें देखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वो भगत के सामने से गुजरे, भगत बोल पड़ा, सत श्री अकाल। वो रुके, उसकी तरफ देखा, धीरे से हंसे, उसके सर पर हाथ रखा और बोले, सत श्री अकाल के साथ साथ वंदे मातरम भी बोल दिया करो, हमारे देश को उसकी भी जरूरत। तब मैं भगत के साथ ही खड़ी थी। भगत अपनी सपनीली आंखों से उनकी तरफ ताकता ही रह गया। मालूम नहीं शिव, महाभारत में कृष्ण और कर्ण का संबंध पड़ा था। वो कर्ण जो कृष्ण का टूट भक्त था, लेकिन लड़ा उनके खिलाफ था। खत्म भी सबसे पहले वही हुआ था, क्योंकि कुछ बावले असूल बना देते उसने जिंदगी में। ये अलग बात है कि कृष्ण भी सुखी नहीं रह पाया उसके बाद। मैं उनका भक्त तो नहीं, लेकिन उनकी कदर जरूर करता हूँ, इसलिए उनकी मुखालिफत लेने का हक भी लेता हूँ। मुझे मालूम नहीं शिव कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और नास्तिक होने के बावजूद मैं अपनी जेब में श्रीमद् भगवत का गुटखा और विवेकानंद जी की जीवनी लेकर क्यों घूमता हूँ। लेकिन एक बात तो तय है कि हम महाभारत के बाद का आजाद हिंदुस्तान तो नहीं देना चाहेंगे, जहां भूख पनपे, जहां गरीबी फैले, जहां महामारी उड़े, जहां भेड़ियों का राज हो, जहां कबूतरों का सहमापन हो। हम तो देना चाहते हैं वो देश जहां तरंगे हो, जहां उमंगे हो, जहां मुस्काने हो, जहां खूबसूरती हो, और जहां भाईचारे का साम्राज्य हो। हमारा इनकलाब कोई खून आलूदा नहीं, उसे तो हमने फूलों की पंखुड़ियों से पोस पोस के पैदा किया है। हमारा इनकलाब आएगा, यह अलग बात है कि हम उसे अपनी जिंदा आंखों से देख पाते हैं या फिर नहीं। ओ यारा, कैसे हो? आ गया। वही रुक, चल मुर्गा बन। हैं? मुर्गा बन। अरे यार, उठक बैठक, चल उठक बैठक, जल्दी चल। नाम? शिवराम हरी राजगुरु। चार्ज? सैंडर्स मर्डर केस। कब पकड़े गए? नीचे 19 जनवरी 10 जनवरी 1930 को। कहाँ पकड़े? पूना में। और कैसे पकड़े गए? मालूम नहीं, जब पकड़ लिया गया तब मालूम पड़ा कि पकड़ लिया गया। क्यों, किसी ने मुखबरी की थी? हाँ। किसने? मैंने। अच्छा, अपनी मुखबरी खुद ही? कैसे? वहाँ एक आदमी था, उसको बतला दिया कि सैंडर्स को मैंने मारा है बंदूक से। एक आदमी को नहीं बेटा, पूरे पूना शहर को बता दिया, और दोनों पिस्तौल भी दिखा दी। बोलो गलत है? गलत यार, बिल्कुल झूठ है, गलत है। अब हम जेल में हैं तो क्या बाहर की खबर नहीं रखते? पंडित जी ने समझा के भेजा था ना कि प्लीज कैंची जैसी जुबान पर काबू रखना। अरे यार, वहाँ मच्छर बहुत ठीक से सो नहीं पाता था, चलते फिरते ऊँग सी लगती थी, उसी ऊँग में मुंह से निकल गया होगा। भाट यार, आई हियर एंड दिस वेलकम। अरे जी हो तुम्हारी अंग्रेजी यार। This is 5th May 1930, Lahore conspiracy
बहुत जल्दी शुरू हो गई, अभी तो पकड़े हुए 1 ही साल हुआ। मिस्टर सिंह एंड द ग्रुप, आप लोगों पे सुपरिटेंडेंट सैंडर्स को नाजायज हथियार से कत्ल करने का इल्जाम लगता है। हाउ डू यू प्लीड, गिल्टी और नॉट गिल्टी? जी अगर जायज हथियार से मार दिए होते तो इल्जाम नहीं लगाते क्या? प्रॉपर्ली, दिस इज कोर्ट। अच्छा हुआ भैया बतला दिए, हम तो तबेला समझे हुए थे। जैसा कि सबूत बतलाते हैं, असेंबली बम केस में भी आपकी जेब से इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत के पास हथियारों की कमी कहाँ? हमें हैरानी ना होती अगर हमारी जेब से उस दिन इंग्लिश टैंक बरामद हो गया।
में भी काम चल जाता है। क्यों, अगर आप गन कॉटन मेरठ से खरीदे फिर? गन कॉटन कलकत्ता मिलता है मिस्टर, सिर्फ सर्दियों में, वरना आप उसे घर पर भी बना सकते हैं। राइट है। और हमने बनाया बिना पोटेशियम नाइट्रेट के, बिना सल्फेट के। हम वो मिलाए। और बमों के खोल मिल जाते हैं आसानी से बाजारों में, बस सबूत नहीं टूटना चाहिए। प्लास्टिक के खोल से आप बम कैसे बना सकते हैं मिस्टर घोष? में मेटल का लगता है मिस्टर। पटाखे और बम बनाने में बहुत फर्क होता है मिस्टर कोल्स्ट्रीम। आज यतेंद्र दास जिंदा नहीं है, अगर होते तो बतलाते कि इस आदमी को एक पटाखा बनाते भी नहीं आता। क्या बोला पटाखा? अरे पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। साल्फर 70%। साल्फर 70%। सल्फर 15%। सल्फर 15%। चारकोल 10%। चारकोल 10%। कार्बन के प्रोडक्शन के लिए। कार्बन के प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद घर पे काम आने वाला शीशा। शीशा। क्रीचे। क्रीचे। उसको मेटल के शेल के अंदर भरते। क्या? भरते। क्या? भरते। 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 बम बनाने की सारी विधि बक गया पंडित जी, जर्नली से भरी अदालत में। आज हिंदुस्तान के हर अखबार के फ्रंट पेज पर बम बनाने की विधि छपी है, तफसील से। अब तक तो साला कुटीर उद्योग लग चुका होगा घर घर में। ऑर्डर ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मिस्टर सिंह। आप लोग यहाँ करीब नहीं बैठेंगे और कार्यवाही की शुरुआत में एक गाने का सेशन मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहाँ तक हथकड़ी का सवाल है मिस्टर कोल्स्ट्रीम, तो हाथ हमारे हैं, चाह हमारी है, और टेररिस्ट और पॉलिटिकल प्रिजनर के बीच फर्क समझने की जिम्मेदारी आपकी है। जहाँ तक गानों का सवाल है, तो दिस इज इंडियन म्यूजिक। ये यहाँ तब बजता है जब धान कटता है, जब होली मनाई जाती है और जब चौका लीपा जाता है। कभी अपने गोरे गोरे हाथों से भी चौका लीप कर देखिए, आप इसे गाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। आप अपने आप को काला क्यों कहते हैं मिस्टर सिंह? आप लोग तो भूले हैं। आप अपने आप को गोरे क्यों कहते हो मिस्टर कोल्स्ट्रीम जी? आप तो गुलाबी हो। ऐसे काम नहीं चलेगा मिस्टर सिंह। आप लोग अदालत में आने से इनकार नहीं कर सकते। ब्रिटिश हुकूमत के फैसले तो इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, ना तो हमें इसे सुनने की कोई ख्वाहिश बची है और ना ही इनका इंतजार करने का सब्र। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये कार्यवाही आप लोगों की गैर मौजूदगी में भी चलाई जा सकती है। ऑर्डिनेंस ऑफ स्पेशल ट्रिब्यूनल वाइसरॉय इवरिन के इस नए शगुफे के बारे में हम लोगों को मालूम है। जुडिशरी के इतिहास में शायद पहला मुकदमा होगा जो स्पेशल ऑर्डर्स के कैदियों की गैर मौजूदगी में चलाया जाएगा। रिस्पेक्टेड वाइसरॉय के बारे में तहजीब से बात करिए मिस्टर सिंह। इस देश के सबसे बड़े लीडर मिस्टर गांधी तक उनका नाम सम्मान से लेते हैं। हमें मालूम है उस गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, जिसमें श्री गांधी के शांतिपूर्वक धरना देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। साथ में इंडियन इंडस्ट्रीज की रक्षा के नाम पर ब्रिटिश गुड्स पर 15% और नॉन ब्रिटिश गुड्स पर 20% टैक्स घटाया गया है, जो यहाँ के सिर्फ बुर्जुआ वर्ग के स्वार्थों की रक्षा करता है। ना तो किसानों पर से लगान कम हुआ है और ना ही नागरिकों पर से टैक्स, यहाँ तक कि नमक कर तक नहीं हटाया गया। और तो और सारे राजनीतिक बंदियों को छोड़ा गया है। शायद आपके गांधी साहब को यह नहीं मालूम कि 1915 की गदर पार्टी के सैकड़ों बंदी अपनी सजा पूरी होने के बावजूद आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। मार्शल लॉ के सैकड़ों बंदी जिंदा कब्रों में गड़े हुए हैं। देवगढ़, काकोरी, महुआ बाजार और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में से एक को भी नहीं छोड़ा गया। बंबई, कलकत्ता, चटगांव, देवली में सालों से केस चल रहे हैं। क्रांतिकारी औरतें अपनी पति और बच्चों को छोड़कर भागी हुई है। ना जाने कितने फांसी की बाट जो रहे हैं। इनके बारे में क्या कहता है आपका ये गांधी इरविन पैक्ट? कुछ नहीं बोल पाया था वो गांधी इरविन पैक्ट। कुछ नहीं बोल पाए थे कांग्रेस के सारे सर्वा और कुछ नहीं बोल पाए थे देश के सारे सेल्फ स्टाइल लीडर्स। उन्होंने तो अदालत आना ही बंद कर दिया था। शायद सरकार चाहती ये थी। और इस सदी का वो सबसे अनोखा मुकदमा चल, जिसमें अभियुक्तों को तलब करने की जरूरत ही नहीं समझी गई। मैं तुम्हारा नाम भूल गया। मैंने अभी तक बताया ही नहीं। कानपुर सिर्फ मुझसे मिलने आए? जी हाँ, जैसे 10 साहब से मिलने दिल्ली गया था। वो बात 1965 की थी, आज 1994 चल रहा है। आज अचानक किसी को उस बात में क्या इंटरेस्ट जाग गया? जब जागना चाहिए था तो जागा नहीं, और आज जब जागा है तो उनमें से सिर्फ आप ही बचे हैं। बहरहाल मैं आपको ये बतलाने आया हूँ कि ये मुल्क 1994 हम जैसों की देन है, इसकी नहीं। क्या मतलब? मैं उन लाखों हजारों लोगों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ
जो उस समय उस इंसान के रफ्तार के आगे खुद को बचा नहीं पाए थे, जिन्होंने उसको देखकर दूसरा भगत सिंह बनने का इरादा ठान लिया था। लेकिन वो चल नहीं पाए, उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। उनमें से कुछ थक गए तो कुछ फिसल गए, मगर वो 20 से चलकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच गया। आज हम 47 साल बाद भी रास्ते में ही भटक रहे हैं। मेरे पास मेरा ताम्रपत्र है, मेरे स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट। आज मैं मर्सिडीज में आया हूँ, अपने एयर कंडीशन बंगलों से निकलकर। आज मेरे सारे नाती पोते पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और मेरी पत्नी शहर की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ऑनररी प्रेसिडेंट है। तो मिल रही सुविधाओं का इस्तेमाल कर लेने में क्या हर्ज है? ये बात आप कभी उसे बोल पाए? यहाँ चुनाव आता है, तुमने कुछ और चुना, उसने कुछ और। क्यों? मैं वो क्यों नहीं चुन पाया जो वो चुन गया? ये हमने चुना है, ये हमारा चुनाव है, हमें इस पर फक्र होना चाहिए। अगर आने वाले हिंदुस्तान को इसे कोई नई दिशा मिलती है तो ये हमारी उपलब्धि होगी। कोई दिशा नहीं दे पाए तुम। आज के हिंदुस्तान में तुम्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडर में देखकर याद किया जाता है सरदार भगत सिंह। लोगों की यादों में बसना हमारा मकसद नहीं, कल हमारा फैसला है। और मजेदार बात तो ये कि पहले से मालूम है कि फैसला क्या होगा। कल मेरे इनकम टैक्स मुकदमे का फैसला था। कोर्ट रूम में मेरी टांगे थर थर कांप रही थी। हमें अपने शिव की गर्दन में तो पैडिंग लगानी पड़ेगी, तब जाके कहीं फंदा फिट होगा। हमें इसकी गर्दन है, दिया जलाएगी। और अपने भगत के लिए तो गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब कहीं जाके टिकेगा। यार तू आदमी है कुतुब मीनार। और यही बात अगर पंडित जी से कहते तो कौन कमबख्त है जो इस माउजर के रहते पंडित के जिस्मों को। मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा भगत, लेकिन तुम लोगों की याद बहुत आती है। कल मेरा छोटा पोता पंडित चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर को हाथ लगाकर कह रहा था, Who is this funny naked man, grandpa, with such a huge mustache on his face? Is he a model or something like that? वो वक्त भी एक तथ्य था और ये वक्त भी एक तथ्य। तथ्य सिर्फ तथ्य होते हैं, उनमें तुलना नहीं होती। सरदार के मुकदमे के दौरान भगवती भाई लाहौर में बम बनाते हुए मारे गए। हमारी अपनी दुर्गा भाभी आज गाजियाबाद में रहती। किसको मालूम, काकोरी केस के इकलौते चिराग डॉक्टर मनमथनाथ गुप्त आज निजामुद्दीन दिल्ली में रहते हैं। किसको मालूम, और किसको मालूम है कि कानपुर में रह रहे इस शिव वर्मा नाम के इंसान के हाथ, उस इंसान के हाथ में तब थे जब वो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा था। हमें तुम्हारी फांसी के पहले आंध्र प्रदेश की राजा मोहिंद्री जेल भेजा जा रहा है। सरदार, विदा दोगे? साथ में एक सवाल, तुम मरने जा रहे हो सरदार? दिल से बोलना, तुम्हें इसका अफसोस तो नहीं? अपना काला पानी भोगने के बाद जेल से निकलना, एक खूबसूरत सी लड़की से शादी करना, अपनी तरह 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा करना और उन्हें कभी कभी सुना दिया करना। तुम्हारे चाचा लोग भी थे, उस वक्त हम एकदम जिंदा हो जाया करेंगे। इसके अलावा इस 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का इससे अधिक मूल्य क्या हो सकता था? बस वक्त खत्म हुआ, और बस फिर वक्त वाकई खत्म हो गया था। सुना है उसने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर लेनिन की जीवनी और रसगुल्लों का कुल्हड़ मंगवाया था। मुझे आज भी याद, जब जेलर ने राजमहेंद्री जेल में खबर दी तो मैं सीखचों से सर पटक फूट फूट कर रो उठा था। दूसरे कमरे से जयदेव की सिसकियां सुनाई दे रही थी। फांसी हमेशा सुबह 6 बजे दी जाती। सुना दंगा भड़कने के डर से उन्हें शाम ढले 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई थी और उनकी लाशों को रातों रात जेल की पिछली दीवार तोड़कर फिरोजपुर रवाना कर दिया था। वहां उनकी लाशों को अधजली हालत में सतलुज में फेंक दिया था। उनकी समाधि आज भी हुसैनी वाला नाम की जगह पर मौजूद है। पंडित जी तो उसके 1 महीने पहले ही जा चुके थे। 27 फरवरी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद की मुठभेड़ में 1965 में बटुकेश्वर दत्त ने भी यही इच्छा की थी
कि उन्हें उन तीनों के पास दफनाया जाए। उनकी भी इच्छा पूरी हुई। प्रेमदत्त 3 साल बामशक्कत, कुंदन लाल 7 साल बामशक्कत, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, गया प्रसाद, किशोरी लाल, आजन्म काला पानी, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। इस आजाद भारत में जिसका सपना वो देखा करता था, उसका सपना सुकून की सांसें होंगी, चारों तरफ उमंगे होंगी, भूख का कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा, कहीं कोई चीख पुकार नहीं होगी। वाकई आज कहीं कोई चीख पुकार नहीं, हर तरफ खामोशी है, सन्नाटा है, वीराना है, जो शायद इशारा कर रहा है किसी आने वाले तूफान का, किसी आने वाले बवंडर का। पहले कोड़ों की चोट का एहसास होता था क्योंकि कोड़े दिखाई देते थे, आज वो एहसास मिट गया है क्योंकि कोड़े मारने वालों को ये सुविधा मिल गई कि वो दूर से बैठकर कोड़े फटकार सके। वो गोरे मुल्क का राज जो उस गोरे मुल्क में वापस ढकेल दिया गया था, किसी दूसरे गोरे मुल्क से धीरे धीरे वापस आ रहा है। बहरहाल उसने कहा था, रुकना मत, मुकाम तो बहुत आएगा, रुक गए तो थक जाओ। मैं थकने के बावजूद चलने की कोशिश कर रहा हूं, बस रातों में कभी उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ जाता है तो ये पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरदार, क्या यही था वो आजाद हिंदुस्तान जिसको पाने का तसव्वुर तुमने किया था? जिस तसव्वुर को कभी हम खून से सींचा था, जिस तसव्वुर के लिए गर्दन को खींचा था, जिस तसव्वुर
पागल की आबरू का पास देख कौन करता है सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा सुना है आज मक्तल में हमारा। आप लोगों का 2 मिनट का समय और चाहेंगे? एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस मंच पे लगातार हम लोग तीसरी बार आ रहे हैं और इन सारे कलाकारों को जो देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं और थिएटर के नहीं हैं। इनमें से सिर्फ 4 लोगों ने पहले थिएटर किया है और पिछले 90 दिनों से ये लोग जी जान लगा रहे हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी में। बात शुरू करूंगा एक शेर से जो कि भगत सिंह के बारे में है और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में भी है। अर्ज़ किया है निदा फाजली साहब का शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, किसी को देखना तो कई बार देखना। तो हमें भगत सिंह जी को और पीयूष दा को कई बार देखने की ज़रूरत है और मैं चाहूँगा दादा आप मंच पर आए और हमारे कलाकारों की हौसला अफजाई करें। एक बार जोरदार तालियां। पीयूष दा दूसरी बार हमारे पास आए हैं और दादा थैंक यू। बहुत शानदार शानदार बहुत शानदार शानदार बहुत शानदार बहुत बढ़िया। अरे सर मैं एक्चुअली मेरा 94 में लिखा था प्ले, मेरा दोस्त था एनके शर्मा वो डायरेक्ट करता था और मैं यार थोड़ा बैठ जाऊँ यहाँ पर मैं। हाँ सर सभी लोग बैठ। हाँ तो वो डायरेक्ट करता था। यहाँ इधर आ जाओ देख नहीं पाएंगे। उस वक्त हम लोग पागल थे, मतलब थिएटर करते थे हम पागल थे। कैसे थिएटर करते थे क्या थिएटर करते थे मालूम नहीं, लेकिन हम पागलपन से थिएटर करते थे। दिमाग ख़राब था, कहीं भी घुस जाया करते थे और किसी भी सब्जेक्ट पे हम उठा के थिएटर कर लिया करते थे। उसको 94 में लिखा था मैंने प्ले। 94 से लेकर तब से लेकर अब तक जो है कांग्रेस सरकार रही, मैंने लगातार शिकायत करी कि सर 1947 से लेकर अब तक जो कुछ भी जहर हमें पिलाया जाता रहा है, मुझे और मेरे पिताजी की जनरेशन को, एनसीईआरटी की बुक से 8th स्टैंडर्ड में एक 2.5 पेज का चैप्टर है भगत सिंह के बारे में। सिर्फ आप महात्मा गांधी पूछोगे किताबें मिल जाएंगी, सरदार पटेल पूछोगे किताबें मिल जाएंगी, पंडित नेहरू पूछोगे किताबें मिल जाएंगी। भगत सिंह पर 2.5 पेज का या 1.5 पेज का एक चैप्टर है एनसीईआरटी की बुक्स में, 8th स्टैंडर्ड में है मेरे ख्याल से। उसमें भगत सिंह को आतंकवादी बतलाया गया है। उसमें भगत सिंह को वो थे जिन्होंने सांडर्स को मारा था, वो थे जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था, वो थे जो लाहौर से भागे थे भेष बदल के। इतनी वाहियात बातें लिखी हैं उसमें, कुछ कहने के, इतनी वाहियात बातें। सांडर्स को मारा था ये सबने बतला दिया। इतिहास
किसी ने पढ़ा नहीं, इडियट्स ने इतिहास पढ़ा नहीं कभी। सैंडर्स को मारा था, उसके 2 साल बाद लाहौर सेंट्रल जेल से उन्होंने एक तकरीर जारी की थी सिविल एंड मिलिट्री गजट्स में कि सैंडर्स को मार के हमने गलती कर दी। किसी बंदे को मार के क्रांति नहीं आती, क्रांति विचारों से आती। ये उनका स्टेटमेंट था। असेंबली बम फेंका था, बम उन्होंने वहां पर फेंका था जहां कोई बंदा नहीं खड़ा था, और उतनी छोटी पोटेंशियल का बम था कि उससे किसी का नुकसान नहीं हो सकता। खाली धुआं फेंकने के लिए उन्होंने, भैरव को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती। ये पर्पस था उसका। मैंने सर 94 से लेकर अब तक इतनी बार मैं कंप्लेन कर चुका कि सर इस चैप्टर को खत्म किया जाए, इस चैप्टर को रिमूव किया जाए, रिप्लेस किया जाए। हम लोगों को गलत जानकारी देकर बड़ा किया गया। अगर मैं ये प्ले नहीं लिखता, अगर मैंने रिसर्च नहीं की होती, तो मेरे दिमाग में भी यही था। भगत सिंह का वही जो है फेस था मेरे दिमाग में, जो एनसीईआरटी की बुक्स में मुझे बताया गया। तो हम गलत इतिहास बढ़ के बड़े हुए हैं सर। ये कांग्रेस के ज़माने में भी मैंने बहुत कंप्लेंट कर ली, और मोदी साहब के ज़माने में बहुत कंप्लेंट कर ली। नो बडी बॉदर्स अबाउट इट। किसी को चिंता नहीं इस बात की। एक इतना बड़ा आदमी 23 साल 5 महीने 26 दिन की उम्र में मर गया था। वो दुनिया के सारे फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री में कमांडर चे, लाफायते, लेनिन, फिडेल कास्ट्रो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू साहब की इतनी उम्र में कोई बंदा नहीं मारा। 23 साल की उम्र में कोई बंदा शहीद नहीं हुआ। इतनी कम उम्र है। जितनी तुम्हारी उम्र क्या है? और तुम्हारी 21। इससे जो है 2 साल बाद में, और लिख के मारा था वो, सब चीज़ों के बारे में लिख के, प्रेम पर, गांधी के बम की फिलॉसफी पर, सब पर लिख कर मारा था। उसके किताबें मिल जाएंगी, कई एक चैप्टर्स उसके उसमें गुम कर दिए गए। जब प्रिजन में थे वो, तब खत्म कर दिए गए। उनकी मालूम, उनकी जानकारी नहीं मिलती। तो हम लोग गलत हिस्ट्री पढ़ के पैदा हुए हैं, बड़े हैं, पले बड़े। मैं, मेरे पिताजी की जनरेशन भी, हम लोग गलत हिस्ट्री, हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाकर बड़ा किया गया है, हमें जहर पिलाकर बड़ा किया गया। और ऐसी और भी हिस्ट्रीज हैं जिनमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है। तो मैं तो जहां जाता हूं उस प्ले को देखता हूं। ये तो मेरे ख्याल से सबसे अधिक नौजवान हो गए तुम लोग, जो है सबसे अधिक नौजवान वर्ग है जिसने मेरा ये प्ले किया है। तुमसे छोटा कोई बैच नहीं रहा, तुमसे छोटा कोई बैच नहीं रहा। इसमें अपनी छोटी मोटी खामियां होंगी, वो हो सकता है वो, लेकिन दैट डजंट मैटर। ये तो खैर बहुत ही बढ़िया प्ले हुआ, और पूरा प्ले किया तुम लोगों ने, कहीं एडिट नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात थी। मैं खुद करता हूँ उस प्ले को, तो काफ़ी एडिट करके करता हूँ। तो ये है सर, ये जो है, ये है हिंदुस्तान में। अब है तो है, अब क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान है इसलिए कि यहाँ पर सब कुछ होता है ना। ये भी है, वो भी है, सब कुछ है। तो खैर मालूम नहीं कब ये लोग संभलेंगे, मालूम नहीं कब ये लोग माफ़ी मांगेंगे अपने किए पर, कि बच्चों को जो है गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं। और क्या बोले। अरे नहीं, तुम लोग काफी खासी लाइन बोलनी यार, अब क्या जरूरत है बोलने की। लाइन बोली तुमने, मेरा पूरा लिखा हुआ प्ले कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सर, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैं 2 मिनट का वक्त और चाहूँगा। सब लोग एक बार फोटो खिंचा लेते हैं, और 2 मिनट में और लोगों का इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। हमारे साथ एनएसडी से मेरे मनोज थापर, म्यूजिक डायरेक्टर इस नाटक के। हाँ, मनोज थापर, सागनिक, मेरी सारी टीम प्लीज स्टेज पर आ जाए एक बार। इसमें साउंड ऑपरेशन किया वसुंधरा ने, और आपने रंग इश्क के गाना सुना। वसुंधरा लॉ की स्टूडेंट है। मनोज थापर मेरे साथी, म्यूजिक डायरेक्टर। सागनिक लाइट डिजाइन पर थे। ये नाटक डेडिकेटेड है हमारे चांसलर सर को, पीके खोसला सर को। हमारे साथ सारंगी पर थे अनिल मिश्रा जी। हमारे साथ परकशंस पे थे शैलेंद्र जी। स्टूडेंट हमारे साथ परकशंस पे थे मदन। कॉस्ट्यूम किया है शिवानी ने। और अगर एक्टर्स के बारे में जानना है, मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है कहीं जाने की, बाहर तूफान आया हुआ है और अंदर भी कुछ कम गर्मी नहीं है, तो ये कैफियत रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। सभी का शुक्रिया, जिनको मैं बोल पाया, जिनको नहीं बोल पाया, सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, अगली साल मिलते हैं नए प्रोडक्शन के साथ। हाँ जी सर, वैसे ही करेंगे एकदम।
एकदम एग्जैक्टली सब लोग